हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है भाई। आओ वीरे, चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा था? सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फर्क होते हैं वो जाने थे। इसके अलावा कुछ मोटी मोटी बातें तो नहीं करी थी हमने, ऊपर ऊपर से बात करें तो यही सब किया था। कुछ इस तरह से हम सम इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे। लिगेंड्स बोल दो या लाइगेंड्स बोल दो, एक ही बात है ना। आई को कभी ई और कभी आई बोल दिया जाता है ना। तो लाइगेंड्स या लिगेंड्स की हम बात करते हैं, वो हम करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। पहली चीज, मुझे एक चीज और बताओ आप। कल मैंने एक चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक खास बात होती है, और वो खास बात होती है ये डब्बा। क्या खास बात होती है बेटा? वो डब्बा। इस डब्बे की वजह से ही वो डबल सोल्ट से अलग हो रहा था, कि इस डब्बे में जो चल रहा था कि आखिर ऐसा इस डब्बे के अंदर है क्या। इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। इस डब्बे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यहां जो आयंस थे इस डब्बे के अंदर, हमने लिखा K4FeCN6, ऐसा लिखा था बेटा, है ना। नोट नहीं करना है अभी। K4FeCN6, हमने जब इसको पानी में डाला तो ये यहां से तो टूट गया, मगर ये अलग नहीं हुए। तो ऐसा इस डब्बे में क्या हो रहा था, ऐसा इस डब्बे में क्या हो रहा था, आज वही जानने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में। देन हम मूव करेंगे कुछ टर्म्स पे। देन हम मूव करेंगे इसके ऊपर, है ना, कि इस मेटल पे कितना चार्ज आता है, इस मेटल का जो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसे निकलता है। तो सारा गेम वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने कहा था हमारे लिए वो चीज कोई मायने नहीं रखती। वो काउंटर आयन है, वो कोई मायने नहीं रखता। सारा खेल इसके अंदर का है। तो इसके अंदर ऐसा हो क्या रहा है, तो मैं यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसके अंदर जो है ना वो कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इसके अंदर क्या चल रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्या प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि इस आयरन और इस साइनाइड के बीच में, या कोई और भी हो सकता है, यानी कि इस जो सेंट्रल मेटल होगा, है ना, ये जो मेटल होगा और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। एक ऐसा बॉन्ड जो अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। एक ऐसा बॉन्ड जो अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन यह होनी चाहिए कि इसके पास डब्बा होना चाहिए और इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ये डब्बे में इसको लोन पेयर देगा, जितना लोन पेयर देगा उतना एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा कोऑर्डिनेट। यहां पे ये कितने दे रहा है इस पे भी हम आगे आएंगे, सारी चीजें जानेंगे भी। मगर इतनी चीज बता दूं मैं आपको कि इस डब्बे के अंदर क्या हुआ कि इनका आपस में जो टांका भिड़ा था, इसी वजह से ये अलग अलग नहीं हो पाए थे पानी के अंदर। और वो टांका भिड़ा था, क्यों भिड़ा था बेटा? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से भिड़ा था। इसके बीच में रिश्ता ही अलग बन गया अनइक्वल शेयरिंग से। मतलब इसने बोला कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा मेरे पास खाली डब्बा है, बोला दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां बन गया एक बॉन्ड। और इस बॉन्ड की वजह से ही, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड की वजह से ही इस पूरे चैप्टर का नाम, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड द, उस बॉन्ड के नाम पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेस पर इस पूरे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो, अलग अलग नाम है ना। दोनों नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों नाम बहुत कॉमन भी हैं। ठीक है भाई? ठीक है भाई, चलो। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा अटका होगा, छोटा मोटा अटक जाता है, उसमें कुछ नहीं हो रहा। अपना फोन रिफ्रेश कर लो। ठीक है भाई, ज्यादा यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, और इतना पैनिक मत किया करो। चीज लैग 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 लैग, छोटी सी बात पे इतना पैनिक हो जाते हो। टेक्निकल चीज है, इंटरनेट है। तेरे फोन का इंटरनेट हमेशा एक जैसा चलता है क्या? है? नहीं चलता है ना। फेंक देता होगा तू तो, थोड़ा सा फोन में इंटरनेट धीरे चल रहा है।
ऐसे उठाया अगर हट, है ना, स्लो चल रहा है, फेंक देता है, नहीं फेंकता ना। पेशेंस रख ले, थोड़ा सा तो हो ही सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ एक मिनट के लिए। अगर वो पूरे पूरे एक एक घंटे तक चल रहा है तो एक अलग बात है। पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस, जीवन में पेशेंस बहुत जरूरी है, रखा करो। चलो, वॉइस मेरी आवाज इतनी है भाई, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता। और मतलब जो मेरे पास है ये माइक वाइक, इससे ज्यादा तेज करूंगा तो होती भी नहीं है, शायद हो रखी है जितनी है वो सारी हो रखी है, इससे ज्यादा तेज होती भी नहीं है। हर एक बंदे की आवाज अलग होती, मेरी आवाज इतनी है, थोड़ा सहन कर लो, हेडफोन लगा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरी क्लास में तो वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं, दूसरा फायदा भी होगा उसका। तो अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, जैसे यहां पे कोई भी काउंटर आयन हो सकता है, वो काउंटर आयन एक डब्बा होता है बेटा, देखो, है ना। एग्जाम्पल हम K4FeCN6 से ही समझेंगे, सब इसी से समझते हैं, K4FeCN6 से ही। इसके अलावा बाकी चीजें भी होंगी, हम सब कर लेंगे, बाकी चीजें भी होंगी, वो सब कर लेंगे हम। इसको किया जाता है इस तरह से, देखो, ये डब्बा बनाओ, बना लिया सर, डब्बा बनाओ, बना लिया, बड़ा सा बनाना थोड़ा सा, ये लो, फिर यहां Fe, फिर CN और 6, ठीक है, इधर K4 लिख दो। ये जो K4 है ये क्या है मुझे बताओ। इसे बोला जाता है, डब्बे के बाहर वाले को बोला जाता है काउंटर आयन और आयोनिक स्फीयर। क्यों? क्योंकि इसके काउंटर आयन और इस डब्बे के बीच का जो रिश्ता है वो कौन सा है बेटा, आयनिक बॉन्ड है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये काउंटर आयन क्या डब्बे के इस तरफ हो सकते हैं, यस और नो? क्या ये काउंटर आयन डब्बे के इस तरफ हो सकते हैं? अरे बोलो, क्या काउंटर आयन डब्बे के इस तरफ हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब? जब डब्बा पॉजिटिव होगा तो काउंटर आयन बाद में लिखेंगे। मैं इससे समझा रहा हूं तो इससे समझ लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको यहीं पे मानेंगे हमेशा, ये काउंटर आयंस बाद में भी हो सकते हैं। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा जो डब्बा है इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जिसमें ये कौन कौन, एक तो ये, इसे बोलोगे क्या? सेंट्रल मेटल आयन। इसे क्या बोलोगे बेटा? सेंट्रल मेटल आयन, CMI, सेंट्रल मेटल आयन, जिसे कहा जाता है CMI, सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो कहलाते हैं, ये क्या होते हैं? ये डोनर्स होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? ये डोनर्स होते हैं, ये कहलाते हैं लाइगेंड्स। क्या कहलाते हैं ये? लाइगेंड्स बोल दो, लिगेंड्स बोल दो। ये तो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और ये होता है इन जनरल, अगर क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि डोनेट कौन कर रहा है? ये 6 साइनाइड आयन आयरन +2 के वैकेंट ऑर्बिटल में लगातार 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठ गए। 6 के 6 बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग से हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, है ना। नॉर्मल कंपाउंड्स में हम 1 कोऑर्डिनेट या 2 कोऑर्डिनेट मैक्सिमम देखते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स में। नॉर्मल कंपाउंड्स में अगर आप नॉर्मल कंपाउंड जो हमने 11वीं क्लास में पढ़े, है ना, उसमें 1 या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मैक्सिमम, अगर कहीं पे होता है तो। मगर यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अंदर ये जितने बॉन्ड होंगे ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। अब ऐसे होने को 7 और 8 भी होते हैं, मगर हमारे लिए मैक्सिमम 6 तक है। हमारे लिए मैक्सिमम 6 वाली तक हम चलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस उतना ही कहता है। और उस 6 में भी मैं बता देता हूं कि हमारे पास ये चीजें, ये 6 बॉन्ड
है ना, ये 6 बॉन्ड है, वो 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन 5 के केस भी हमारे बहुत कम है। तो हमारे लिए एक तो 6 वाला केस इंपॉर्टेंट है, और यहां पे 6 देख के 6 नहीं बोलना है, वो भी आगे समझ आएगा। अभी तो इसको भले ही आप नॉर्मल आयन समझ लो, नॉर्मल चीज समझ लो, आगे आपको पता चलेगा कि यहां के नंबर नहीं बताते हैं कि कितने बॉन्ड है, हमेशा नहीं बताते, वो मैं समझा दूंगा आगे। अभी इसको लिखो आप, ये क्या है, काउंटर आयन, आयनिक स्फीयर, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लाइगेंड्स हैं, और ये इसे पूरे को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। सीएमआई जो होता है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और डोनर कौन होते हैं, लाइगेंड्स होते हैं। ये एक बेसिक सी बात है। मतलब अगर इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम बात करें तो हम किसी को भी ऐसे लिख सकते हैं, बेटा यहाँ मेटल होगा, यहाँ लिगेंड होगा, है ना, और उस लिगेंड के कितने नंबर हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, मेटल एन नंबर ऑफ लिगेंड्स। और ऊपर क्या क्या हो सकता है, तो ऊपर तो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। ये तरीका है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जो अंदर का, ये मेन तो ये डब्बा ही है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो डब्बा, उस डब्बे में हमेशा क्या होगा, एक मेटल आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड L फॉर लिगेंड एंड N फॉर द नंबर ऑफ लिगेंड्स, और उस डब्बे पे या तो न्यूट्रल या प्लस या माइनस, जो कि मैंने कल बता दिया था, वो इन जनरल फॉर्मूला हो गया उसका, वो इसी फॉर्मेट में चलेगा पूरा चैप्टर हमारा। चलिए आगे। हाँ, इसमें काउंटर आयन, भाई तो काउंटर आयन जो है ना, वो इसकी प्रॉपर्टी के लिए वो क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो गेम है वो तो इस डब्बे का है। तो अगर ये समझ ले कि अगर 0 है तो काउंटर आयन नहीं है, अगर प्लस है तो काउंटर आयन इधर है, अगर माइनस है तो काउंटर आयन उधर है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डब्बा है। काउंटर आयन तो बेसिकली बस पानी में डाला और वो आयन्स अलग हो गए। काउंटर आयन इसका तो रोल ही नहीं होता ना उसकी प्रॉपर्टी में। रोल किसका होता है, इसका होता है। जहां पे क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड चल रहा है, ये रहा पूरा, हमें इसके बारे में बात करनी है। काउंटर आयन और इस डब्बे का रिश्ता आयनिक बॉन्ड है, बस इतना ही होता है काउंटर आयन, और कुछ नहीं होता। काउंटर आयन का इसकी प्रॉपर्टी पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, काउंटर आयन कहां काम करते हैं वो आपको पता चलेगा जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलो, रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या हम आगे बढ़े, लिख लिया आपने। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लाया हूं मैंने तो सब कुछ सिखा दिया है, मैं अपनी अपनी भाषा में लिख भी दूंगा ये सब चीजें। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लाया हूं कि डेफिनेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एनसीईआरटी में ऐसे की ऐसी हेडिंग है, मैं ऐसी की ऐसी उठा लिया है, काम कुछ इसमें है नहीं। ये देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल आयन, बोले तो सीएमआई। ठीक है, अब वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि मेटल पे चार्ज 0 आ जाए तो वो एटम हो जाएगा, और मेटल पे कुछ चार्ज आ जाएगा तो वो आयन हो जाएगा। तो वो सीएमए भी हो सकता है, सीएमआई भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं लिगेंड्स, और these are enclosed in a square bracket which is known as coordination sphere। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही तो है बेटा, और क्या है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब डब्बा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या है बेटा, डब्बा। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या होता है, तो डब्बे में क्या होता है बेटा, डब्बे में होता है मेटल आयन और लाइगेंड्स। डब्बे के अंदर क्या क्या है, जो डब्बे के अंदर अंदर है वो लिख दो, तो इसका मतलब है ये डब्बा, समझ गए, क्या कहलाता है ये डब्बा। ओके, ठीक है, बाद में नोट कर लेना, भले ही जगह छोड़ दो, कोई नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, बाद में लिख लेना, अभी समझ लो। और हम पीछे समझ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन में बहुत कुछ। तो फिर है सेंट्रल एटम और आयन, उस डब्बे के अंदर सेंट्रल मेटल आयन है। हमने कहा ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड कहते हैं या नहीं कहते, जल्दी बताओ। क्या याद आ रहा है आपको कक्षा 11 की लोन पेयर एक्सेप्टर जो होता था वो लुईस एसिड होता था। याद करने का तरीका भी बताया था कि बेटा जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है ए से ए, याद रखना, और जो डोनर होता है वो लुईस बेस होता है कि नहीं होता है बेटा, ये लो।
तो अभी मैंने पीछे बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर, और उसे लुईस एसिड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये भाई यस, एक केरा 11th बर्बाद है। कोई नहीं, माइक में बोल देना जब रिजल्ट आए तब, और बच्चे भी सीखेंगे और बर्बाद करेंगे। अच्छी बात बोलते हो। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाली स्लाइड को मैं बाद में ले रहा हूं, नंबर आप बाद में नोट करो तो भले ही इसको सीक्वेंस से नोट कर लेना, मगर इस स्लाइड से पहले मैं आपको एक स्लाइड ऊपर लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा अपना अच्छा काम है और यहां से सवाल आते हैं, या इस जगह से सवाल आते हैं। तो अभी हम इसकी बात करते हैं पहले कि ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो, एक कॉम्प्लेक्स होता है एनाइनिक चार्ज के बेस पे। चार्ज के बेस पे कॉम्प्लेक्स तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एनाइनिक एंड कैटाइनिक, कल बता दिए थे। तो फिर सर ये नया टाइप का कौन सा है? ये कुछ अलग बेस है क्लासिफाई करने का, किसी की क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं ना। चार्ज के बेसिस पे तुम बोल सकते हो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। डब्बे के चार्ज नेगेटिव एनाइनिक, डब्बे पे चार्ज पॉजिटिव कैटाइनिक, डब्बा न्यूट्रल, संत तो न्यूट्रल। ठीक है भाई। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमो मतलब सेम होता है, आपको पता ही है। कॉम्प्लेक्सेस इन विच CMI इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। जैसे यहां पे जो लिगेंड्स हैं, सारे लिगेंड्स, अभी जब हमने K4FeCN6 पढ़ा है, राइट, K4FeCN6 पढ़ा है, ये बताओ मुझे, ये K4FeCN6 पढ़ा है, क्या ये होमोलैप्टिक है? क्योंकि इसमें सारे के सारे लिगेंड्स कैसे हैं बेटा, सेम है कि नहीं है? अरे बोलो, क्या ये सेम है सारे लिगेंड? एक ही टाइप के अगर लिगेंड्स हो तो उसे कहा जाता है होमोलैप्टिक। प्रीतेश जवाले कह रहा है एग्जाम्पल दे दो। अभिषेक केसरी केसरी कह रहा है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो मत देखना, मत देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या समझने वाला है? पेड स्पैमर, तेरे को तो यही नहीं पता है कि कहाँ लिखना है कि समझ नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। समझ नहीं आने वाली चीजें आगे आएंगी, ये चीजें तो किसी भी के समझ आ जाएगा। मोटी बुद्धि का है क्या? जिस काम के पैसे ले रहा है उस काम को शिद्दत से तो कर, समझ में नहीं आने वाली जगह पे बोलना। हर कहीं बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, बेदल आदमी, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, बताओ यार, है? स्पैमर से तो वो तो मुझे पता ही है, मगर मैं कह रहा हूं कि स्पैमिंग तो ढंग से कर ले। होंठ मोटी बुद्धि के, समझ में ना आने वाला क्या है इसमें, है? अच्छी जगह तो लिख कम से कम कि समझ नहीं आ रहा है। बाकी बच्चों को देखा कर कि सबके समझ आ रहा है, तू कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या बोलूं? तू ही अलग हुआ फिर तो। कतई मोटी बुद्धि के भाई साहब स्पैमर। खैर इनमें बुद्धि होती तो ये स्पैमिंग क्यों कर रहे होते, पढ़ ही लेते ना। आजा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हों। जैसे हमने कल पढ़ा था, जैसे प्लेटिनम है, ठीक है। अब मान लो इसमें NH3 है, इतने 4, और Cl2 ले लिए हमने, या NH3 2 ले लिए और Cl2 2 ले लिए। देखो अब इसमें देखो, बाहर इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाहर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें काउंटर आयंस नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? ये हो गया PtNH3 2 हो गया, PtNH3 2 Cl2। ये देखो, अब इसमें NH3 और 2, 2 तो क्लोरीन 2 अमोनिया, 2 तो क्लोरीन 2 अमोनिया, टोटल मिला के कितने लाइगेंड्स हो गए? 4 लाइगेंड्स हो गए। लेकिन चारों एक जैसे हैं या अलग अलग टाइप के हैं? तो अलग अलग तरह के हैं, वेराइटी है, NH3 भी है, Cl भी है। अगर वेराइटी है, डिफरेंट डिफरेंट है, वेराइटी है, अगर वेराइटी है तो हम उसे कहेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसकी कोई और ऐसा कोई नहीं है कि एग्जाम्पल, है ना, अगर एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलैप्टिक, तो वो देखते ही आंसर टिक कर देना कि कौन हेट्रोलैप्टिक है।
और कौन सा होमोलेप्टिक है तो देखते ही टिक कर देना यार, देख के नहीं बता सकते क्या कि इसमें कितने तरह के हैं? बता देगा, फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा तो बता ही देगा, मुझे पता है। हाँ चलो, कंचन देवी कह रही है नेट नहीं चल रहा है, तो ये कमेंट टेलीग्राम से भेजा है क्या, खत भेजा है क्या? ये कमेंट खत पोस्ट से, इंडियन पोस्ट। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का मतलब होता है डब्बे की ज्योमेट्री, डब्बे की शेप। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का मतलब क्या होता है? डब्बे की शेप। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एंड एटम अराउंड द सीएमआई कैसे कैसे हो सकते हैं? मान लो ऐसा कुछ हो, है ना, एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि ऐसा कुछ हो कि ML2 टाइप का हो, तो ये क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? लीनियर। जैसे ML3 टाइप का हो, ML3 टाइप का हो तो ये कैसा होगा? तो ये होगा अपना ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ML4 टाइप का हो इस तरह से, है ना, तो ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। या एक बार के लिए रुक जाओ, है ना, एक बार के लिए रुक जाओ, इसको अपन बाद में करेंगे बिकॉज अभी ये कंफ्यूजन होगा कि ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, है ना। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे हम, वो बाद में वापस आऊंगा। ऐसे समझ लो आप, तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ज्योमेट्री होती है जो कि कैसी कैसी हो सकती है? तो लीनियर हो सकती है, डायरेक्ट लिख दो, लीनियर हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है। ठीक है, ये मत लिखना, टाइप मत लिखना, है ना, इसको ऐसे रहने देना, इसको हटा देना, अभी अभी के लिए हटा देना, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों होगे मैं सब बता दूंगा अभी आपको। फिर टेट्राहेड्रल हो सकती है, फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकती है, फिर ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। लीनियर होगी तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल होगी तो ऐसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगी तो ऐसा होगा। छोटे छोटे बना दो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा। इस तरह से छोटे छोटे बना दो। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल दोनों लिख देना, है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ऐसा होगा। तो कुल मिला के जो बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ये मेटल है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो दिख रहे हैं तुमको ऐसे, लिगेंड लिगेंड से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे मेटल है, यहाँ लिगेंड से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे अगर चार हो तो कुल मिला के वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं किस तरह से अरेंज्ड है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है कक्षा 11 में, और वो आपको वापस पढ़ के आना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हमने ये नाम वहां सीखे थे। तो यहां पर भी इस डब्बे के अंदर की कहानी, जैसे यहां पे 6 हैं, तो ये 6 बॉन्ड कुछ शेप बना रहे होंगे अंदर। वो शेप क्या है? उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, डब्बे की शेप। डब्बे की शेप मतलब डब्बे में कौन है? मेटल है, और सेंट्रल मेटल है, और लाइगेंड्स हैं, तो उनके बीच में किस तरह के बॉन्ड हैं, उनकी शेप क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, तो ये बॉन्डिंग हो गई बेसिकली। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जो पूरा पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स आयन की बॉन्डिंग पे चला जाता है कि ये इनके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है। कोऑर्डिनेट तो है, मगर कैसा शेप है, क्या ज्योमेट्री है, उसकी शेप ज्योमेट्री वगैरह क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी हम सीखेंगे। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमें शेप और ज्योमेट्री की बात करनी है कि स्पेस में कैसे अरेंज्ड हैं, किस तरह से उसकी शेप है, कैसे दिखते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ठीक है, नाम याद रहेगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का, काम तो कहीं नहीं आएगा मगर ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, सुनो। और यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स दे देगा, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स बना के दे देगा। दोनों चीजों को साथ करने की कोशिश करते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर
अगर सिंपलेस्ट वे में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहो और मेरी बात मानो सिंपलेस्ट वे में, तो याद रखना जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और उसमें भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, किसके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन और लाइगेंड्स के बीच में। जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वापस सुनो, जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे बिटवीन मेटल एंड, ये सिग्मा लिख देना बेटा, ना इसको सिग्मा कर देना। तो ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन लिगेंड्स। सिग्मा बॉन्ड जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कहलाता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इन्होंने ऊपर और एक तरीके से लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अब देखो अभी वो आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होगी वो वाली, मगर उसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। चलो, जैसे यहां पर ये साइनाइड आयन है, राइट। अब इस साइनाइड आयन में डोनर कौन है? तो कार्बन है। साइनाइड आयन में डोनर कौन है? तो कार्बन है। तो यहां से एक लोन पेयर किसके पास गया? मेटल के पास, ठीक है। फिर यहां से मान को चलो कि मैंने यहां पे एक और ले लिया, ऐसे एक और ले लिया इधर, और यहां पे लिख दिया कार्बन और ये N है ना, ठीक है, इस तरह से कर लिया। और यहां पे हमारा एक और लोन पेयर इधर गया। मेरा सवाल ये है कि मैं दो बॉन्ड गिन लूं। भाई मैं दो तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा बेटा? या तो मैं ये नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लूं, या तो मैं नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लूं, या मैं क्या करूंगा, सुनना, या मैं क्या करूंगा कि इसका डोनर एटम काउंट कर लूंगा। डोनर एटम 1, डोनर एटम 2। भाई लिगेंड है तो उसके अंदर भी, लिगेंड के अंदर एटम तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब उसके अंदर भी डोनर कौन होगा? इंपॉर्टेंट वो है ना, डोनर कौन होगा? तो वो होगा, जैसे यहां पे मान लो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया। मान लो, चलो देखो, मैंने ले लिया एक ईएन होता है बेटा, ईएन है ना, एक क्या होता है? ईएन। कैसे होता है वो इस तरह से होता है, सुनना मेरी बात को। NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसा होता है। इसको बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन बोलते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को, ये इथाइलिन है, ये डाईएमीन हो गया, इथाइलिन डाईएमीन। अब इथाइलिन डाईएमीन में एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहां रहा और दूसरा लोन पेयर यहां रहा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? EN, इथाइलिन डाईएमीन। नाम लिख देना बेटा पूरा, इथाइलिन डाईएमीन, है ना, इथाइलिन डाईएमीन। या 1,2 डाईएमीन इथेन, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, 1, 2, किसी को भी नंबरिंग दे दो, है ना। डाईएमीन, 1, 2 डाईएमीन इथेन भी लिख सकते हैं, या इसका जनरल नेम जो होता है इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमीन भी बोल सकते हैं। तो ये कहलाता है EN। क्या कहलाता है बेटा? EN। मेरी बात समझना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पे एक EN क्या कर रहा है? एक बॉन्ड यहां से बनाएगा और एक बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक बॉन्ड यहां से बनाएगा और एक बॉन्ड यहां से बनाएगा। अब सुनो मेरी बात को, इसमें और इसमें फर्क क्या है वो मैं बता रहा हूं। इसमें और इसमें फर्क क्या है मैं वो बता रहा हूं कि यहां पे एक साइनाइड आयन, यहां पे एक साइनाइड आयन एक ही बॉन्ड बना रहा है, मगर यहां पर एक इथाइलिन डाईएमीन एक साथ दो बॉन्ड बना सकता है। तो अगर आप सिर्फ ये काउंट करोगे कि जितने लिगेंड हैं, है ना, जितने लिगेंड, मैंने यहां पे लिखा मेटल और EN, ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछूं बता बेटा इसमें कितने बॉन्ड है? चलो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, अब बताओ कितने बॉन्ड है? बता सकते हो? इसको कहीं 2+ लगा लिया। चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बता बेटा इसमें कितने बॉन्ड है? आप क्या देखोगे, आपकी आदत हो जाती है बेटा इस तरह से। दूसरी में मैंने लिखा MCN2, है ना, ऐसा लिख लिया। चलो इसको भी लगा दिया +2, प्लस मान लो इसको, चलो मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, फर्क समझना बात का। यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, फर्क समझना। ये एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है, मगर वो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, वो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है।
तो दो बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है एक दो बॉन्ड बना रहा है, तो दो कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? चार। यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ये CN का मतलब है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, पूरा लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। मगर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 6 होते तो मैं 6 लिखता। इसका मतलब है कि दो तरीके हैं, या तो मैं ये बॉन्ड काउंट कर लूं लिगेंड के, तो भी मेरा आंसर 1 में 2 निकल रहा है, या मैं इस लिगेंड के डोनर एटम काउंट कर लूं। ये देख, मैंने डोनर एटम काउंट कर लिए, डोनर एटम काउंट कर लेता हूं। जैसे कह रहा है कि क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम्स। ये पूरा लिगेंड है, ये पूरा लिगेंड कहलाता है, पूरा है ना, ये पूरा लिगेंड है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये पूरा एक लिगेंड है पूरा। अब इसके डोनर एटम कितने हैं? 1 और 2। तो या तो मैं डोनर साइट काउंट कर लूं या डोनर एटम काउंट कर लूं, तब मुझे पता लग जाएगा कि ठीक है अभी यहां पे दो जगह से डोनेट हो रहा है, और फिर टोटल जितना होगा उसके हिसाब से मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दूंगा। या मैं डायरेक्ट बॉन्ड ही काउंट कर लूं यार, मेरे लिए दोनों चीजें तो सेम ही है भाई, जितने डोनर एटम होंगे उतने ही तो बॉन्ड बन पाएंगे, ये तो मानता है हमारी बात को। अब ये साइनाइड के अंदर डोनर एटम ही एक है, तो अब जितने साइनाइड जुड़ेंगे उतना, ऐसा लिख देंगे, जितने साइनाइड जुड़ेंगे उतने बॉन्ड जोड़ लेंगे। यहां तो सीधा सीधा दिखता है कि जितने साइनाइड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। मगर कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे ये 2 बना सकता है, 3 वाले भी होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 5 वाले भी होते हैं, 6 वाले भी होते हैं, यानी कि एक लिगेंड आएगा 6 बॉन्ड बना जाएगा। तो क्या तुम लिगेंड को एक देखकर उसका कोऑर्डिनेशन में 1 लिख दोगे? नहीं, तुम तो बॉन्ड काउंट करोगे। अब मैं अगर 6 जगह से बॉन्ड बना सकता हूं, तो मेरी साइट तो 6 हुई ना, और जितनी साइट होगी उतने बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा नीचे वाली डेफिनेशन कभी गलती नहीं करवाती, कि जितने बॉन्ड बनेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितने बॉन्ड बनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा। क्लियर है? फिर बात आती है कि, और अभी मैं आपको इसके सवाल करवाऊंगा है ना, करवा दूंगा मैं सारे सवाल। डेफिनेशन तो समझ आ गई ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, इक्वल टू 0 करके आता है क्या, ऐसा करके वो x मान के ऐसा करके आता है ना, कि x प्लस जितना चार्ज है वैसे करके 0 करके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। अरे बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है या नहीं सीखा है? ये बोल भाई। सीखा है, बस वही तरीका है, मगर मैं आपको सीधा तरीका बता दूंगा। और सीधा तरीका क्या है? MDJ ऑक्सीडेशन नंबर। पहली चीज तो किसका होता है? हमेशा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन निकलेगा यहां पे, डब्बे का चार्ज नहीं, अंदर मेटल पे कितना चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इस मेटल पे कितना चार्ज आएगा ये उसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अभी देखते हैं, सिखाता हूं मैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन CMI इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि ये सारे लिगेंड अगर मैं हटा दूं तो इस पे चार्ज कितना आएगा, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मगर ये अधूरी है डेफिनेशन, क्योंकि इस डेफिनेशन से तो आप, ये NCERT की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से तो आप सवाल कैसे गलत करोगे तो मैं बताता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला, और इसमें हम सबसे पहले यही लेते हैं, चलो K4FeCN6 सबसे पहले लेते हैं, जिसको चलाते हुए आ रहे हैं हम, सबसे पहले यही एग्जाम्पल लेते हैं, K4FeCN6। क्या बोला इसमें कि जितने साइनाइड आयन हैं, जितने लिगेंड्स हैं, अगर वो सब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हट जाएं तो जो चार्ज इस पे बचता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऐसा बोला उसने। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि ये हर साइनाइड आयन, ये देखो मुझे पता है कि फ्री स्टेट में साइनाइड आयन होता है एनायनिक लिगेंड। भाई जिस लिगेंड के पास
जिस लिगेंड के पास एनायन माइनस चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं, एनायनिक, और उसमें भी क्या होता है, -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। साइनाइड के पास, एक साइनाइड आयन के पास -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, आगे तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको। तो 6 साइनाइड के पास कितने माइनस होंगे, 6 माइनस होंगे कि नहीं होंगे? 6 माइनस को भगा दो, क्या करोगे, 6 माइनस को भगा दोगे। जितना चार्ज, जिस चार्ज के साथ लिगेंड है उस चार्ज के साथ उसे रवाना कर दो। क्यों कर रहे हैं सर, भगा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें उसके ऊपर एक कंडीशन है, हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और वो तभी निकलेगा जब हम इमेजिन करेंगे कि अगर ये सब छोड़ के चले जाएं तो उस पर कितना चार्ज बचता है ना। एक इमेजिनरी चार्ज निकालना है हमें सेंट्रल मेटल आयन पे, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें इमेजिन करना है कि कल को अगर ये सब छोड़ के चले जाएं तो उसके ऊपर क्या बचेगा। तो अगर ये सब छोड़ के चले जाएं तो हर कोई अपना -1 ले लेके भाग जाएगा, हर कोई अपना -1 ले लेके भाग जाएगा। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, मैं तो जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़ ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये देखो कैलकुलेट कर लिया, -6 हटा दिए। जैसे ही -6 हटाओगे जो चार्ज पीछे बचता है ना उसे जरूर लिखो। सर पीछे क्या बचता है कि जो भागा है उसका उल्टा बचता है, जो भी भागा है उसका उल्टा बचता है, ठीक है बेटा। और ये जो अंगूठे नीचे करने वाले हैं ना, ठीक है, जीवन में थोड़ा ऊपर भी देखा करो बेटा, जीवन में थोड़ा ऊपर भी देखा करो, लाइफ में ऊपर भी देखा करो। अंगूठा नीचे करना बहुत आसान काम है, कुछ नहीं होता उससे, उससे कुछ भी नहीं होता। वो पिछले 1 साल में ये फीचर डाल दिया है आपकी सुविधा के लिए कि आप थम्स अप करो, मगर वो इतने ज्यादा तुम नेगेटिव लोग हो, है ना, इतने ज्यादा तुम नेगेटिव लोग हो। मुझे तो लगता है पैदा होके अपने पिताजी की शक्ल देख के भी तुमने ऐसा कर दिया होगा। बेटा क्या मतलब, पैदा कर दिया हो ना उसने, ऐसे नहीं करते। इतना नेगेटिव मत रहो यार कि यूं कर दो बिल्कुल, क्या हो जाएगा इससे, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी फैल जाएगी। और करो, करो और करो। देखता हूं ऊंचे वाले जीतते हैं या नीचे वाले जीतते हैं आज, कौन है इधर, दे पता चलेगा, ऊंचे वाले जीतते हैं या नीचे वाले जीतते हैं, बोल। हो गया, देख ले आजा, कौन है, कितने अंगूठे ऊंचे हुए हैं, 2771 तो ऊंचे चल रहे हैं, 3192 ऊंचे चल रहे हैं, 490, और 490 तो वही है, 490 तो यूं ही है, ढीले ही रहेंगे, ढीले, जो ढीले हैं वो नीचा लिखेंगे, ढीले कोमल मना नहीं करने वाले, वो देख, हाँ करता रहे, करता रहे। 5000 पार हो गया, 6000 हो गया, करता रहे। ऊंचे वाले तो 6000 पार हो गए, 7000 पार हो गए, ले ये ले ले, करता रहे। दे दिया अंगूठा तो ऊंचा नीचा कर रहे हैं यहां बैठ के, तेरे अंगूठे नीचे करने से क्या ही होगा बेटा। तो -6 को भगाया, पीछे उसका उल्टा चार्ज छोड़ो। मगर अब इसको देखते ही ये डेफिनेशन क्या कहती है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन CMI इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये तो अधूरी है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें +6 ऑक्सीडेशन नंबर बोलना पड़ेगा कि सर -6 हटा दिया +6 आ गया, -6 हटा दिया +6 आ गया, तो क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर +6 बोल दें? नहीं, नहीं बोल सकते। इसीलिए कह रहा हूं वो डेफिनेशन तो हमारा गलत करवाती है। याद रखना, एक पोटेशियम पे कितना प्लस होता है बेटा? +1। तो 4 पोटेशियम पे कितने होंगे? +4। अब जब ये +4 भागेंगे तो -4 डब्बे पे चढ़ेगा भाई, क्योंकि उसका रिश्ता तो डब्बे के साथ है, उसका रिश्ता, इसका रिश्ता डायरेक्ट मेटल के साथ, अंदर वाले मेटल के साथ नहीं है। तो जब ये भागेगा तो इसका उल्टा चार्ज तो इस पे चढ़ेगा, क्योंकि ये तो इस डब्बे से जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो इस डब्बे से हटा दो उसे। काउंटर आयंस का चार्ज डब्बे पे लगता है, काउंटर आयंस का चार्ज डब्बे पे लगता है। और अब हमारे पास 2 तरह की चीज आई, एक अंदर बैठा हुआ चार्ज आया और एक बाहर बैठा हुआ चार्ज आया। इसका फाइनल हिसाब निकाल दो, वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा।
तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का जुगाड़ आया कि ऑक्सीडेशन नंबर है ना, एमडीजे। एमडीजे क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीएमआई क्या होता है कि सीएमआई पर चार्ज है ना, सीएमआई पर अंदर का चार्ज एंड डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब। क्या बोला मैंने कि इस पे जितना चार्ज अंदर आया और फिर जो बाहर आया, अंदर कैसे आएगा, लिगेंड्स हटा के, बाहर कैसे आएगा, काउंटर आयन हटा के, तो वो जो फाइनल हिसाब बनेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, 2 हो गया। और करवाऊंगा, खूब सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत कर। ये समझ आया क्या कि कैसे हुआ? अभी देख, इसका निकाल के बता। मैंने लिखा प्लेटिनम, फिर मैंने लिखा NH3, फिर मैंने लिखा 4, फिर लिखा Cl2, और फिर यहां पे मैंने ऑलरेडी +2 लगा रखा है, ऑलरेडी बाहर +2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां कोई काउंटर आयन होगा, मैंने नहीं लिखा उसको, ऑलरेडी +2 लगा के। तो ये तो हमारा काम और आसान हो गया, बाहर वाला चार्ज तो पहले से मिला हुआ है, बाहर वाला चार्ज तो पहले से मिचा हुआ है। हमें जो याद रखना है वो ये रखना है कि NH3 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन Cl जो होता है वो -1 चार्ज के साथ एनायनिक लिगेंड होता है, और चार्ज कितना होता है, -1। इस पे चार्ज कितना होता है, तो 0। अब करना कुछ नहीं है, ऐसे करना है, दिमाग लगाओ कि ये 4 भागेंगे तो 0 ही लेके जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। जब 0 लेके जाएंगे तो 0 ही चढ़ाएंगे, जब 0 लेके जाएंगे तो पीछे भी 0 ही चढ़ाएंगे। ये जब जाएगा तो -2 लेके भागेंगे, क्योंकि 1 पे -1 है, तो 2 पे 2 माइनस होंगे। जैसे ही -2 लेके भागेंगे पीछे +2 छूटेगा, भाई 0 वाला तो 0 ही छोड़ेगा, तो उसमें तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आ गया बाहर का +2 और अंदर का +2 मिलकर हो गया कितना, +4। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अरे समझ आया? जल्दी करने का तरीका है, ऐसे क्या हर जगह x = 0 करके फॉर्मूला लगा के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका है फटाफट। नॉलेज क्या होना चाहिए, ये सब। सर ये नॉलेज कैसे होगा कि कौन एनायनिक लिगेंड है, कौन है? देखो जो बेसिक लिगेंड्स होते हैं उनका तो पता ही होता है। अमोनिया का तुमको पहले से नहीं पता कि ये न्यूट्रल है? क्या तुम NH3 पे ऐसा ऐसा सुनते हुए आ रहे हो क्या, NH3-, ऐसा कभी सुना क्या? नहीं ना। तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो जब बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। Cl जो है वो -1 होता है, ये भी बचपन से पता है तुमको। साइनाइड -1 होता है, ये भी बचपन से पता है तुमको। तो फिर तकलीफ किस बात की? अब मैं इसमें पूछूं कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चार बॉन्ड अमोनिया बनाएगा, 2 बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा, 6 हो गए। कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कैसे? 4 तो अमोनिया बना रहा है और दोनों ये 2 क्लोरीन बना रहे हैं, 2 तो क्लोरीन बना रहा है, 4 ये बना रहा है। जोड़ दो इसको, 4 और 2 6। अभी मैंने ऐसा कोई नहीं बोला कि अमोनिया एक बार में 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसा तो मैंने बोला नहीं। एक अमोनिया 1 बॉन्ड बनाता है तो 4 अमोनिया 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक क्लोराइड 1 बॉन्ड बनाता है तो 2 क्लोराइड 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो जोड़ दो फिर, 4 और 2 6 बॉन्ड हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर है। पीछे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर, पीछे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी 6 होगा। एक साइनाइड 1 बॉन्ड बनाता है, एक साइनाइड 1 बॉन्ड बनाता है ना? एक साइनाइड क्या बनाता है बेटा? 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। ठीक है भाई? तो हमारे पास ऐसी जैसी चीजें आएंगी। और करवाऊंगा मैं, अभी अभी छोड़ूंगा थोड़ी तुमको, ऐसा फिक्र मत करो यार।
एक एग्जाम्पल हुआ ये तो सिर्फ एक, ठीक है। और ये हुआ हमारा दूसरा। अभी देखो तीसरा करके बताता हूं, थर्ड यहीं पे कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता करते हैं देखो, लेकिन फर्क होगा देखना। पीटी NH3 2 Cl2, ये लो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, भूला नहीं हूं, बाहर कुछ नहीं है, कह रहा हूं मैं बाहर कुछ नहीं है, इसका कोई काउंटर आयन नहीं है। जब काउंटर आयन नहीं होता है तो बाहर कुछ नहीं है, तो जीरो कभी लिखा हुआ नहीं आता, मगर मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे जीरो बोल रहा हूं, जीरो बोल दिया। अब बताओ इसमें होगा क्या, यही सेम चीज, ये गया कुछ नहीं हुआ, मगर ये गया तो -2 आया, जब -2 आया तो पीछे +2 छूटेगा, और +2 और 0 का हिसाब तो +2 ही होगा ना बेटा, +2 और 0 का हिसाब तो +2 होगा, ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 ही अमोनिया है, वहां 4 थे, +2 और 4, क्या हो जाएगा बेटा, +2 और 4। कैसे निकालते हैं, अब जुगाड़ याद, अब जुगाड़ समझ आ रहा है आपको, अब जुगाड़ समझोगे तो समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, कि सेंट्रल मेटल आयन पर, है ना, सेंट्रल मेटल आयन पर अंदर का चार्ज निकालो पहले तो, लिगेंड्स हटा के बचा हुआ चार्ज, लिगेंड्स को हटा दो विद देयर रिस्पेक्टिव चार्ज, एंड डब्बे के बाहर के चार्ज का फाइनल हिसाब, ये तरीका है। आप x मान के कर सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा, आपको तरीका पता है, आप प्रॉपर तरीके से चलिए, मगर ये एक फटाफट करने की एक ट्रिक है कि आपको ऐसे मान के चलना है, क्योंकि आपके दिमाग, आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे सोचना है कि ये गया तो इतना चढ़ा, ये गया तो इतना चढ़ा, बाहर वाले से उतना चढ़ा, हिसाब बना लो, हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और करते हैं, चलो आ जाओ, और दिखा देते हैं आपको कुछ, चलो नेक्स्ट है। मैं ज्यादा वेराइटी ऑफ लिगेंड्स इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी आपको लिगेंड्स का नॉलेज नहीं है कि किस पे कितना चार्ज होता है, तो मैं वेराइटी ज्यादा नहीं लेना चाह रहा, मैं बस सिखाना चाह रहा हूं। तो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, CO कोबाल्ट है, NH3 6 और Cl3, इसका बताओ, बताओ इसका, कर सकते हो। ये तो समझ आ रहा होगा कि मैंने Cl3 इधर क्यों लिखा और डब्बा उधर क्यों लिखा, ये सब कल बता चुका हूं। इसका मतलब है डब्बा जो है वो कैटायन है, पूरा डब्बा कैटायन है, पूरा डब्बा, और ये काउंटर आयन से 3, तो हमें काउंटर आयंस का हिसाब -3 भगा दिया, जैसे ही -3 भगाया पीछे डब्बे पे +3 चढ़ गया, है ना, भगाना पड़ेगा, सोचना पड़ता है हमको। और अगर मैंने अंदर वाले अमोनिया को भगाया, तो अमोनिया तो कुछ भी लेके नहीं जाता है, तो कुछ भी नहीं लेके जाता है तो कुछ भी नहीं रखेगा, और जब कुछ भी नहीं रखेगा तो फिर बात तो कुछ नहीं आएगी, तो 0 ही आएगा, लेकिन फाइनल हिसाब में तो वापस से वो बाहर वाला +3 भी जुड़ेगा, और +3 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझे बात को, समझ गए चीज को, ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ये 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। आसान है। पांचवा करके बताओ, CuH2O, और अमोनिया भी साथ में, एक हाइड्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, CuH2O2 NH3 4, और इसका मैं बताता हूं तुमको, SO4 साथ में लगा लो इसके। अब करो इसको, क्या निकालना है, वही ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या जानते हो, वही सेम, जैसे NH3 है तो वो भी न्यूट्रल होता है, ये तो पता ही है, तो साथ में H2O है, तो H2O पे कभी चार्ज देखा है क्या तुमने, नहीं ना, तो H2O भी न्यूट्रल होता है, दोनों ही न्यूट्रल है, और एक H2O भी एक ही बॉन्ड बनाता है, अभी बता रहा हूं, जैसे अमोनिया वैसा H2O,
ठीक है, एक H2O भी एक ही बॉन्ड बनाता है, बात खत्म। अभी देख लो कितना हो गया, यहां से भगाओ 0, यहां से भी भगाओ 0, अंदर से तो सब कुछ 0, कुछ नहीं चढ़ रहा भैया, दोनों की वजह से ही कुछ नहीं चढ़ रहा। यहां से भगाओ, सल्फेट -2 होता है बेटा, ठीक है, सल्फेट जो है वो -2 होता है, राइट। तो अगर इसका -2 भागेगा तो इस पे +2 चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जैसे ही ये +2 आया, हमने हिसाब बनाया और हिसाब में हमारा कितना निकल के आया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आया। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, +2 एंड +2 एंड 6। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। आसान है भाई, है ना, इस तरह से देखते हैं। और बताते हैं आपको, चलो और बताते हैं, है ना। कौन सा करेंगे भैया, 6 नंबर करेंगे अगली वाली स्लाइड पे, 6 नंबर। 6th, COEN3Cl3, COEN3Cl3। जो अभी आपको जरूरत पड़ेगी, बाद में नहीं पड़ेगी, अभी जो आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूं कि जो EN होता है वो बाई डेंटेट होता है या डाई डेंटेट होता है। यानी कि एक साथ, इसका मतलब होता है एक EN दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बनाता है। इसका मतलब क्या है, एक EN दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और साथ में EN जो होता है वो न्यूट्रल होता है। EN भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये ऐसा होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, न्यूट्रल होता है। NH2 CH2 CH2 NH2 न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है ये गया तो कुछ नहीं लेके गया, तो पीछे भी कुछ नहीं छोड़ के गया। मगर बाहर वाले 3 क्लोरीन जब -3 लेके गए तो पीछे +3 छोड़ा होगा। अब बना लो हिसाब, हिसाब बनाया, -+3 और 0 का हिसाब आया तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप निकल के आ गया +3। मगर कोऑर्डिनेशन नंबर पे यहां हल्का सा ट्विस्ट है, और वो कोऑर्डिनेशन का नंबर का हल्का सा ट्विस्ट क्या है, क्या यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख दूं? आंसर है 3 मत लिख देना। तो कितना लिखूं? यहां लिखना पड़ेगा 6, बिकॉज एक EN दो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अभी, बाद में तो आपको याद हो जाएंगी वो चीजें, है ना। एक EN दो जगह से बॉन्ड बनाता है, एक यहां से बॉन्ड बनाता है, एक यहां से बॉन्ड बनाता है, यहां से एक बॉन्ड बनाएगा, यहां से एक बॉन्ड बनाएगा। एक EN एक साथ दो बॉन्ड बना सकता है। तो 3 EN कितना बनाएंगे? 6। तो हमेशा इस वाले नंबर को देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने की आदत नहीं डालनी है। वो तभी पॉसिबल है जब सारे लिगेंड ऐसे हों कि एक वाला, एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता हो। ये एक अमोनिया एक ही बनाता है तो 4 4 बनाएंगे, एक H2O एक ही बनाता है तो 2 2 बनाएंगे, मिलकर हो जाएंगे 6। वहां पे 6, तो वहां पे तो क्या है कि ऐसे लिगेंड हैं जो एक एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने टोटल नंबर्स को ही काउंट कर लिया बेसिकली। मगर हमें यहां पे क्या होता है, यहां ये पहला ऐसा एग्जांपल है जहां पे हमको थोड़ा सा धोखा महसूस हुआ और हमें लगा कि यहां तो नंबर 3 है मगर यहां 6 क्यों है, सर ने 3 को क्यों काटा? क्योंकि बेटा हमें कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। वो दिखते 3 है मगर वो 3 नहीं है, वो 3 मिलके 6 बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज एक 2 बना रहा है। एक क्या करता है बेटा, 2 बना रहा है। ये करो, चलो इससे मिलता जुलता ही करो, फिर प्रैक्टिस के लिए ही करवा रहा हूं, मिलते जुलते हैं मगर करूं क्या, प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी। EN2 करो और Cl2 करो, और बाहर एक प्लस पहले से लगा लिया मैंने। अब करो इसको,
इसको करो फटाफट, निकालो इसको। गया ये -2 लेके, ये गया कुछ नहीं लेके गया, पीछे +2 ही चढ़ेगा सिर्फ, ये तो 0 लेके जाएगा। पीछे का +2 और बाहर का +1 मिलके कितने हो गए? ये भी कितना हो गया बेटा? अरे वाह, ये भी +3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ये। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होगा? छः। क्यों? क्या तुम इसको 4 लिखोगे? मत लिखना। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कारण बोलो क्या? ये 4 बॉन्ड हो गए, अरे एक के 2 होते हैं तो 2 के 4 हो गए, और ये सीधे सीधे सूखे सूखे 2 हो गए। ये तो एक एक ही बनाता है, वो 2 2 बनाता है, तो वो 2 नहीं है, वो 4 है, डबल कर दो। जब भी बाइडेंटेट का केस होना तो लिगेंड के डबल बॉन्ड हो गए ना उसके। अरे भाई, जितना लिगेंड उसके डबल हो गए, 2 बार है, ये एक लिगेंड है, 2 बॉन्ड है, डबल हो गए। तो यहां 3 थे, डबल कर दिए 6, यहां 2 हैं, 4 कर दिए, 4 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। सर डब्बा ना हो तो, बेटा यार डब्बा ना हो ऐसे एग्जाम्पल पूछे तो नहीं जाते हैं, डब्बा बना के ही पूछे जाते हैं मेनली तो। ठीक है ना, डब्बा वाले तो कम ही, बिना डब्बे के तो कम ही पूछे जाते हैं। बिना डब्बे के अगर वो ऐसा लिखेगा तो तू बता ही सकता है यार। अब जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल बता देता हूं मैं तेरे को, ये वाला, ये वो बच्चा पूछ रहा है कि डब्बा ना हो तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा डब्बा नहीं होगा तो ये कंपाउंड ऐसा हुआ करता था, .6NH3। अब इसमें जो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो ये है कि तुम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही लोगे, ये लो कि 3 क्लोरीन का +3, इसका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, 0 है, मगर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना कि वो कैसे बनता है। तो वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अंदर कितने अमोनिया गए हैं, कितने बाहर रह गए हैं, और ये वर्नर थ्योरी में पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन निकालना क्या है, ये 3 क्लोरीन हटा के +3 लिख दे, वो तो हो जाएगा। मगर कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत आएगी। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत क्यों आती है वो बताता हूं। ये ऐसा भी हो सकता है कि NH3 4 हो और अंदर 2 Cl2 हो और बाहर 1 Cl हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अंदर 5 हो, 1 Cl हो और बाहर 2 Cl2 हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि अंदर NH3 6 हो और फिर बाहर सारे के सारे Cl3 हो, जैसा कि वो वहां लिखा हुआ है। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। मगर ये है कि हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6, तो तुक्का मारोगे सही हो जाएगा, मगर ये 3 फॉर्मेट में मिल सकता है हमको। और ये कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। एक्सपेरिमेंट का वर्नर ने किए ऐसे एक्सपेरिमेंट, पता चले, उसने उसने बताया कि मैं बताऊंगा डब्बे कैसे बनाने हैं, वो ऐसे करके ना, उसने, मतलब डब्बे हमने बनाए, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी बहुत थोड़ा जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ, करेंगे हम का बात उसके बारे में भी, अभी रुक जाओ प्लीज, मेरे को मेरी सीक्वेंस से चलने दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, ज्यादा खाने की कोशिश मत करो। चलो नोट करो फटाफट, कौन सा था, कौन सी लास्ट स्लाइड कौन सी थी, ये थी। 1 मिनट देना, मैं आया, 1 मिनट में आया मैं ना, इसको नोट करना जितने।
हाँ जी, लिख लिया। चलो, हम्म, ठीक है। एक्स वाला मेथड भी करके बता दो यार। ये भी ऐसे भी बच्चे हैं क्या? ऐसे भी बच्चे बैठे हैं क्या? एक्स वाला मेथड करके बता दो, लगा ले यार इसमें। ऐसे लिख दे, ये +1 × 4, ऐसे करके लिखता है ना ये, तो ये +4 हो जाएगा। प्लस एक्स लिख दे, प्लस ये -1 × 6 करेगा तो प्लस -6 हो जाएगा ना, वही होगा ना, -6। ऐसा ही लिखेगा, -6 हो जाएगा तो यहाँ -6 आ जाएगा, बराबर 0 कर दे। एक्स बराबर लिख दे, अब इधर इधर चले जाएंगे तो +6 और -4 बराबर +2 हो जाएंगे। कर लेना यार, तू मजे ले रहा मेरे। रिडोक्स में पढ़ के आया क्या यार? चलो, अब बात आती है लिगेंड्स की। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिगेंड्स की बात करते हैं। अब याद रखना, ये काम मैंने आपको कितने एग्जाम्पल के लिए बताया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मगर आज के बाद जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है? जो आपके लेवल के हैं और जो एनसीईआरटी में है, साफ बोल रहा हूं। ऐसे होने को, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें इस तरह के रूल्स नहीं लगते हैं, है ना, दिक्कत आ सकती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स गिवन है, आप उसका एक दिन बाद लिगेंड्स पढ़ने के बाद आप निकाल सकते हो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी, भले उसने पूछा ना हो, आपने फॉर्मूला देखा, आप निकाल लो दोनों चीजें। प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं, जितने आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स नजर आएंगे उन सब के निकाल सकते हो, ठीक है भाई। फिर आते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके बारे में नहीं पता होगा तो कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ। फिर खूब सारे लिगेंड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स की लिस्ट जो है वो मैं लेके आया हूं। मॉलिक्यूल्स आयंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सीएमआई, दैट्स इट। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसे हम लिगेंड्स कहते हैं। हमने कहा था सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है वो लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब एक टर्म आती है डेंटिसिटी। एक टर्म क्या आती है बेटा? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी को देसी भाषा में समझाऊं तो लिगेंड की एक यूनिट एक बार में कितने बॉन्ड बना सकती है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। वापिस बोलो क्या? डेंटिसिटी कॉम्प्लेक्स की नहीं होती, डेंटिसिटी लिगेंड्स की होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का नहीं होता। वापस सुनना मेरी बात को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर उस मेटल के अराउंड जितने बॉन्ड हैं उसकी टोटल होती है, और डेंटिसिटी एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है उसकी टोटल होती है। तो बताओ डेंटिसिटी जो है वो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं, डेंटिसिटी को सीधी सीधी भाषा में अगर देसी भाषा में समझाऊं कि लिगेंड की एक यूनिट एक बार में जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। देसी भाषा में, है ना। बाकी तो देखो विदेशी भाषा तो मैं अपने आप समझा ही दूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू मेटल आयन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लूं, है ना। जैसे ये रहा हमारे पास क्या, जैसे ये रहा साइनाइड आयन, है ना। हमारे पास क्या है? साइनाइड आयन है। ये देखो साइनाइड आयन है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास भी लोन पेयर है बेटा, और इसके पास भी लोन पेयर है,
इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कहां से डोनेट करता है, तो ये मेटल को यहां से डोनेट करता है, यहां से डोनेट करता है ये, ठीक है। ये एक साइनाइड आयन है, ठीक है, ये एक साइनाइड आयन है, ये माइनस चार्ज इस पे होता है ना, ये माइनस चार्ज इस पे होता है ना। फॉर्मल चार्ज निकालना आता है, 1 2 3 4 5, घर से लेके निकला था 4, अभी 5 है, -1 फॉर्मल चार्ज है कार्बन के ऊपर। तो ये किसको देगा? मेटल को देगा। तो दो तरीके हैं साइमल्टेनियसली, ये शब्द बहुत तगड़ा वाला है, साइमल्टेनियसली। अब आप जाके पूछोगे कि साइनाइड साइनाइड बता तेरे पास लोन पेयर कितने, तो ये बोलेगा मेरे पास 2 लोन पेयर। तो बता साइनाइड तू एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है क्या? मतलब इसको तू भी डोनेट कर सकता है क्या? यूं इसको ऐसे समझाओ, ऐसे करो, ऐसे इसको ऐसे समझो कि बता इससे, ये तुमने कहा कि इधर से डोनेट कर दिया, समझ आएगा, चलो। मगर तुमने कहा कि तेरे पास जब 2 लोन पेयर हैं, जब तुमने कहा कि तेरे पास 2 लोन पेयर हैं, तो तू यहां से भी डोनेट कर सकता है क्या? आपके दिमाग में भी डाउट आया होगा कि जब लोन पेयर 2 है तो दोनों जगह से दिलवा दो ना, ये बेवकूफ एक ही जगह से क्यों दे रहा है, ये एक ही जगह से क्यों डोनेट कर रहा है? तो मैं यहां पे आपको आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि अगर अगर ये भी डोनेट करवा दो, ये भी डोनेट करवा दो, तो ये रिंग बनेगी कितने मेंबर की? वो भी 3 मेंबर की। कितने मेंबर की रिंग बनेगी बेटा? 3 मेंबर की, ठीक है। हमने इसको एक ही जगह से डोनेशन क्यों करवाया, हमने इसको दोनों जगह से डोनेशन क्यों नहीं करवाया, जबकि इसके पास तो दोनों जगह पे जो है वो लोन पेयर है, कंडीशन है, और एक बहुत तगड़ा एमडीजे भी दूंगा अभी आगे आज। तो मैंने कहा कि यार तू मोनोडेंटेड क्यों है, तू बाइडेंटेड क्यों नहीं है, तू बाइडेंटेड क्यों नहीं है ना? तो 3 मेंबर की जो रिंग है बेटा वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है। अगर ये दोनों जगह से डोनेट करेगा तो रिंग बनेगी 3 मेंबर की, 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है तो बताओ इसको डाइडेंटेड बोलेंगे क्या? क्या ये डाइडेंटेड हो सकता है क्या? तो आंसर है नहीं होगा। अगर ये अनस्टेबल नहीं और स्टेबल रिंग बना लेता तो ये दोनों जगह से डोनेट कर लेता। अब मेरा सवाल अगेन वही है कि मैं अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड, ये लिगेंड है, ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है एक बार में, एक साथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ, एक यूनिट लिगेंड की एक यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, वो उसकी डेंसिटी होती है। यह है टेक्निकल टर्म। अब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उतना ही तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा राजा, उतना ही तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो मैं ये बोल दूं कि लिगेंड की एक यूनिट एक बार में जितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है वही उसकी डेंसिटी होती है। तो बताओ डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? एक लिगेंड की प्रॉपर्टी है या 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 6 की 6 मिला के देखेंगे तो आंसर है एक बार में एक लिगेंड के बारे में सोचना है। डेंसिटी जो टर्म है, डेंसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक टर्म फॉर द लिगेंड, नॉट फॉर द सेंट्रल मेटल आयन एंड नॉट फॉर द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स। वहां सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड टोटल कितने बॉन्ड हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि सर आपने यहां पर भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं उसको डेंसिटी बोल दिया, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर में भी हमें यही सिखाया कि सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गए कि टोटल सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। और यहां पे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल नहीं है, एक लिगेंड कितनी बार कितने बॉन्ड बना रहा है, एक लिगेंड। जैसे साइनाइड है तो 6 साइनाइड है ना, मैं कह रहा हूं 6 साइनाइड है तो 6 बॉन्ड होंगे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन वो 6 साइनाइड के 6 बॉन्ड है, एक साइनाइड कितना बॉन्ड बना सकता है ना, एक की औकात डेंसिटी होती है, याद रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे ईएन है, ये क्या हो गया, अब इसको हम क्या मानेंगे, मोनोडेंटेड मानेंगे।
मोनोडेंटेट का मतलब जिनकी डेंटिसिटी 1 हो। तो हमारे को यहां से डेंटिसिटी का कुछ क्लासिफिकेशन समझ आएगा, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, उसे डी से डिनोट करते हैं। अगर डेंटिसिटी 1 हो, अगर डेंटिसिटी 2 हो, और अगर डेंटिसिटी मोर देन 2 हो, तो वो सब कैटेगरी में आ जाएंगे पॉलीडेंटेट, ये आ जाएंगे आपके डाईडेंटेट, या इसको बाईडेंटेट भी बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपका मोनोडेंटेट। हां, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं सारे, तो डेंटिसिटी इज इक्वल, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब जब तुम्हें पता है कि भैया सर ये देखो FeCN6 और माइनस, अब तुम्हें पता है कि साइनाइड आयन जो है वो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट पता है तुम्हें, तो मोनोडेंटेट के केस में जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन मोनोडेंटेट के केस में होगा वो, मोनोडेंटेट के केस में अगर सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं बीच में, तो नंबर काउंट करो और कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ऐसा लिख सकते हो आप, साइनाइड आयन के केस में लिख सकते हो, या और जितने मोनोडेंटेट है, अमोनिया है, H2O है, क्लोराइड है, और भी बहुत सारे आएंगे, खूब सारे आएंगे, वो सब मोनोडेंटेट है। और मोनोडेंटेट के केस में फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ठीक है, सारे मोनोडेंटेट है, खूब सारे होंगे। अभी चलते हैं हम आगे और धीरे धीरे, एक ही एक जगह नहीं अटकेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो इनका यूज भी कर पाएंगे, अदरवाइज इनको लेके बैठे रहेंगे उससे तो कोई मतलब है नहीं बेटा। अब मैं बात कर रहा था एक ऐसा MDJ देता हूं जिससे तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगा। इस पूरे लिगेंड में कितने एटम है? इस पूरे लिगेंड में कितने एटम है? सोच के देख, इस पूरे लिगेंड में कितने एटम हैं? कितने एटम है? 2, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। जब लिगेंड के अंदर 2 एटम हैं और दोनों के पास लोन पेयर हो, और अगर तुम दोनों से डोनेट करवा देते हो, तो रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 3। यानी कि मैंने एक जुगाड़ निकाला, और वो जुगाड़ क्या है? MDJ। MDJ क्या? बड़े आराम से। MDJ मतलब बड़े आराम से, ठीक है। कैसे? कि अगर एटम ही 2 हैं और दोनों के पास लोन पेयर हैं और तुम डोनेट करवा दो, तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, विच इज अनस्टेबल। तो ऐसा कोई केस फंस जाए जिसमें 2 एटम हो। अब मान लो ऐसा कोई केस फंस जाए कि A हो, फिर B हो और फिर C हो, ये भी मान लो लोन पेयर हो, इसके पास भी लोन पेयर हो, आप इससे डोनेट करवा दो, ये बनेगी 4 मेंबर रिंग, ये भी हमारे लिए अनस्टेबल है। इनऑर्गेनिक में तो हाईली अनस्टेबल हो जाती है 4 मेंबर रिंग, ये काम भी हम नहीं करेंगे। क्या इसे हम डाइडेंटेट बोलेंगे? क्या इसे हम डाइडेंटेट बोलेंगे? क्या इसे हम मोनोडेंटेट बोलेंगे? क्या इसकी डेंटिसिटी को 1 बोलेंगे? क्या इसे भी हम मोनोडेंटेट बोलेंगे? अब हमारे तरीका समझ आ गया। तरीका समझ आते ही हमारे ये समझ आ गया भैया कि अगर एटम 2 हो या 3 हो, अगर लिगेंड में एटम 2 या 3 हो और फिर ज्यादा साइट हो, मतलब अगर एटम 2 और 3 हो और एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट भी हो, भाई ऐसा नहीं है कि लोन पेयर नहीं है तब भी तुम मेरे से झगड़ा कर रहे हो, बेटा लोन पेयर भी तो होना चाहिए, 2 साइट अवेलेबल भी होनी चाहिए डोनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सर आप मेरे से झगड़ा करके आ जाओ, बोले एक साइट पे लोन पेयर ही नहीं और कह रहे हो लो बताओ यार
बताओ क्या करोगे, कैसे डोनेट करो? मैं बोल रहा हूं पहली चीज, कंफ्यूजन कहां आएगा? जब दोनों साइट पे लोन पेयर होंगे तभी तो आप दो जगह से डोनेट करवा पाओगे। तो कंफ्यूजन वहां आएगा कि अगर दो एटम का ही लिगेंड है और दोनों के पास लोन पेयर हैं, तब भी वो दोनों से डोनेट नहीं करेगा, वो एक से ही करेगा और उसे मोनोडेंटेट कहा जाएगा। बिकॉज अगर वो दोनों से करता है तो एक अनस्टेबल रिंग बनती है जो कि 3 मेंबर की होती है। और अगर वो 3 मेंबर का लिगेंड भी है, अगर वो 3 मेंबर का भी लिगेंड है और फिर भी सबके पास लोन पेयर है, मान लो सबके पास लोन पेयर है या दो, कम से कम हमें 2 साइट के लिए चाहिए, वो तब भी डोनेट नहीं करेगा। वो तब भी एक ही जगह से डोनेट कर पाएगा, क्योंकि अगर वो 3 मेंबर का भी है तो भी अगर वो डोनेट अगर आप दोनों से करवा भी देते हो तो भी 4 मेंबर की ही रिंग बना पाएगा। तो हमें तो एक जुगाड़ मिल गया, एमडीजे मिल गया कि भैया लिगेंड में कम से कम 3 से ज्यादा एटम होने चाहिए। लिगेंड में अगर 3 से ज्यादा एटम होंगे, ये 2 एटम है काम नहीं चलेगा, ये 1 है, सॉरी ये 3 है काम नहीं चलेगा। जब एटम ही 1 है तो बात ही खत्म हो गई। इसकी तो लड़ाई नहीं है ना, क्लोराइड आयन के लिए पूछ रहा है कोई कि मोनोडेंटेड है क्या? अबे तो तू तो सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ फिर, ये तो एक ही एटम है यार, ये तो मोनोडेंटेड ही होगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर एक एटम हो तो वाई अनस्टेबल, एंगल स्ट्रेन आते हैं बेटा इनमें, इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाती है। ये मेरा काम नहीं है, ऑर्गेनिक वालों का है। गलत जगह पूछ रहा है तू, पहले पूछना चाहिए था 3 मेंबर की रिंग क्यों अनस्टेबल होती है, 4 मेंबर की रिंग क्यों अनस्टेबल होती है? तो रीजन है कि जब लोग कम हो, जब लोग कम हो और सर्कल बनाना हो तो सर्कल छोटा बनता है। स्कूल में नहीं सीखा क्या? अगर मैं 10 लोगों को बोलूं कि सर्कल बनाओ तो सर्कल बड़ा बनेगा, रिंग बड़ी बनेगी, सब एक दूसरे से दूर होंगे, रिपल्शन नहीं होंगे। मगर अगर 3 लोग खड़े हैं और हाथ बांध के खड़े हो जाओ तो पास पास खड़े रहेंगे। 4 लोगों को हाथ जोड़ के हाथ बांध के खड़ा करूं तो भी पास पास होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नजदीक हैं वो एटम्स एक दूसरे के। समझ आया? छोटी स्कूल में बताया होगा, बचपन में पढ़ाया होगा, छोटे मोटे सर्कल बनाए होंगे कि 3 लोग मिलके सर्कल बना लो, छोटा सा बना है वो, ऐसे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के पास पास, एंगल स्ट्रेन आता है, रिपल्शन आता है। अब मुझसे यहां गलत जगह पूछा, अब मैंने गलत तरीके से तेरे को जवाब दिया, अब तुझे शर्म भी आई, कह रहे यही नहीं पता था मुझे तो, है ना? और फिर इसको डायरेक्ट ऑर्गेनिक से कंपेयर करके मत आना मेरे पास। मैंने कहा मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, मेरी इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन में मैं 4 मेंबर की रिंग को अनस्टेबल मानूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि ऑर्गेनिक वालों के पास ज्यादातर तो रिंग में कार्बन होता है और कार्बन के पास लोन पेयर की कमी होती है, कार्बन जो है लोन पेयर की कमी होती है। हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे एटम्स भी होते हैं। अब दूसरे एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे ऐसे एटम्स हैं जिनके पास एक एक नहीं 2 2 3 3 लोन पेयर पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो वो रिपल्शन और ज्यादा करते हैं। तो याद रखना, इनऑर्गेनिक के अंदर 4 मेंबर की रिंग को भी हम अनस्टेबल कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। बाकी ज्यादा मिक्स करने की कोशिश करो मत। मैं अपने वाली पे आ गया और सिखाने बैठ गया तो तुम्हें लगेगा कि हमें तो आ ही नहीं रही चीज, पढ़ने के बाद भी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे, डिस्प्रेशन में चले जाओगे, डिस्प्रेशन में है। कर दो डिप्रेशन दूर तेरा। हाँ, 5 वाली को हम स्टेबल मान लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल तो वही 6 वाली ही मानते हैं। और प्लीज इसे डायरेक्ट ऑर्गेनिक से ना जोड़ें, इसे इनऑर्गेनिक के तरीके से पढ़ें, आराम से काम हो जाएगा। 5 से हम, तो यहां पे हमारा एमडीजे क्या आया? एमडीजे ये आया कि अगर इफ टोटल एटम्स इन अ लिगेंड is 2 or 3, then it will always it will be monodentate always। ठीक है बेटा, ये एक बार में एक जगह से ही देगा। क्या करेगा बेटा? ये एक बार में एक जगह से ही देगा। इफ टोटल एटम्स इन अ लिगेंड
इज 2 और 3। तो भैया हमको ये ध्यान रखना है कि एटम के जो नंबर हैं वो 3 से कम हो। ऐसे ही बोल दूं मैं, लेस देन 3 इफ टोटल नंबर ऑफ एटम, इफ टोटल एटम लेस देन 3, है ना, 3 और लेस देन 3 ऐसा बोल दोगे, 3 और लेस देन 3। तो ऐसा आप रूल बना सकते हो, वो वाला लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है उसे मान लो। चलो इसे लिख लो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आएंगी, और तो कुछ नहीं है। ये तो 3 से ज्यादा होगा तो हम मान लेंगे। देखो जैसे 3 से ज्यादा कैसे बताता हूं मैं आपको, कि ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे साइट है, यहाँ पे साइट है, फिर यहाँ तुमने इसको डोनेट करवाया, तो अब कितने मेंबर की रिंग है? एक दो, मेटल भी तो आ गया अब रिंग में, 1 2 3 4 5, कितने हो गई? 5 मेंबर रिंग हो गई। स्टेबल मान लेंगे हम इसे, ये स्टेबल हो गया। तो क्या ये बाइडेंटेड होगा? यस। एग्जाम इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल किसका, ये ऐसा सेम एग्जाम्पल किसका है बताओ? ये मैं बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो। देखना बेटा, NH2, CH2, CH2, NH2, वो EN है ना, EN वैसा ही तो होता है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां से डोनेट करवाया इसको, यहां से डोनेट करवाया इसको। नाइट्रोजन कितने मेंबर हुए? अब ये हाइड्रोजन मत काउंट कर लेना, वो उस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, वो रिंग का पार्ट नहीं है। पता पड़े खाली बेटे उस हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। जो डायरेक्ट लिंक्ड एटम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और डायरेक्ट लिंक कौन कौन से हैं? तो वो ऐसे है ना बेटा, NCCN, और फिर इसको ऐसे कर रखा है। हाइड्रोजन भगा दिए मैंने, हाइड्रोजन भगा दिए मैंने, है वो पर समझने के लिए भगा दिए। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना हुआ? सॉरी 5 हो गए, 6 क्यों बोल गया मैंने? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हो गई। ठीक है भाई, इसीलिए तो इसे बाइडेंटेड बोला था, क्योंकि ये स्टेबल है। इसलिए नहीं कि इसके पास 2 लोन पेयर है तो दे देगा, 2 लोन पेयर इसके पास भी हो तो भी नहीं मतलब, इनके पास में हो तो भी मतलब नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि प्रेजेंट है तो दे दो, मुद्दा ये है कि प्रेजेंट है तो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ देने पर वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कंसिडर करेंगे मुझे। चलो आगे आ जाओ भाई। तो साइनाइड आयन हमारा वो हो गया। अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की, बात कर लेते हैं। कहां चला गया? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। आज नाम लिख रहा हूं और लिस्ट होमवर्क छोड़ूंगा, कुछ कुछ मैं समझा भी दूंगा। लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव लिगेंड है ना, या एनाइनिक लिगेंड बोलते हैं। बताने की जरूरत है क्या कि एनाइनिक लिगेंड कौन होता है? जिसपे माइनस चार्ज होता है वो एनाइनिक लिगेंड होता है। फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर कैटाइनिक लिगेंड भी होते हैं। ओ भाई साहब, हाँ तो ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो खुद लूटे हुए होते हैं मगर फिर भी डोनेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, भूखा है फिर भी दे सकता है। तो ऐसे कितने होंगे? 1 2 मुश्किल से। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? एनाइनिक और न्यूट्रल। ये तो 1 2 होते हैं गलती से। ये कितने होते हैं बेटा? 1 2। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो क्या डोनेट करेगा? ठीक है भाई। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। इसके अंदर हम और आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। हमने एक तो निकाला मोनोडेंटेट, ऐसा एक टाइप होता है। फिर हमने डाइडेंटेड भी निकाला,
फिर हमने पॉलीडेंटेट निकाला। अब इस पॉली में आ गया बेटा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब आ गया, ये सब पॉली में आ गया। फिर इसके अंदर भी हालांकि एक अलग कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। क्या होता है जानेंगे बाद में, नाम लिख लो अभी सिर्फ। फिर होता है फ्लेक्सीडेंटेड। इस डेंटेट का मतलब तो डेंटिसिटी है, मोनोडेंटेड एक डेंटिसिटी है ना, डेंटिसिटी 1, डेंटिसिटी 2 है ना, डेंटिसिटी 2, डेंटिसिटी 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पॉलीडेंटेड। एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड नाम से पता चल रहा है जो अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल रखे, चेंज कर सके, कि कभी 4 दिखा रहा है, कभी 6 दिखा रहा है, वेराइटी वाला, कह रहा है मैं 4 भी बना सकता हूं, मैं 6 भी बना सकता हूं, फ्लेक्सीडेंटेड। एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है? तो एम्बीडेंटेड का मतलब होता है कि जिसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल हो, 2 साइट, एक से ज्यादा साइट अवेलेबल हो, मगर एक बार में एक ही जगह से डोनेट कर पाए। मैं इस एम्बीडेंटेड को यहां से जोड़ूंगा, यहां से, इसकी मजबूरी से। एम्बीडेंटेड को मैं इसकी मजबूरी से जोड़ूंगा। देखो इसके पास 2 साइट थी, लेकिन ये 2 साइट है, हमारी बात सुनना, लेकिन ये बेचारा क्या दोनों जगह से एक साथ डोनेट कर पा रहा था? नहीं। ये क्या कर रहा था भाई, या तो ए से दूंगा एक, या फिर बी से दूंगा, तुम डिसाइड कर लो तुमको कहां से खाना है। तो इसका मतलब है ये ए से भी दे सकता है और बी से भी दे सकता है, मगर ए और बी से साथ में नहीं दे सकता। अगर ए और बी से साथ में दे देता तो उसे मैं डाइडेंटेड ही बोल देता। तो कुल मिला के एम्बीडेंटेड वो होते हैं जिनके पास डोनेशन साइट, यानी कि जो लोन पेयर हैं, वो एक से ज्यादा साइट पे अवेलेबल तो होते हैं, मगर एक साथ डोनेट नहीं हो सकते। तो कैसे होंगे? तो एक एक बार में होंगे। आप ये बोलो कि या तो ए करेगा या बी करेगा, इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड, जिसके पास फैसिलिटी हो मगर एक बार में एक ही जगह से कर पाए। जैसे यहां पे ए के पास है, सी के पास है, ये दोनों एक साथ कर जाते तो हम तो इसको डाइडेंटेड बोल देते, स्टेबल ही बोल देते। इस वाले केस में दोनों एक साथ कर गए, इथाइलिन डाइएमीन में एक साथ कर गए ये दोनों, तो हम इसको एम्बीडेंटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन फंस नहीं रही है, ये दोनों एक साथ डोनेट हो रहा है। कुल मिला के एम्बीडेंटेड जो है वो बेसिकली एक तरह से यही इसी वाले किस्से से जुड़ा हुआ है आपका, कि साइट तो अवेलेबल है सर, मगर हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। अगर कर देगा तो अनस्टेबल रिंग्स बन जाएगी। तो एक बार में एक ही जगह से आप एक कंसिडर करो, या तो बी से डोनेशन कंसिडर करो या ए से डोनेशन कंसिडर करो। तो मेटल से या तो बी जुड़ेगा या ए जुड़ेगा, दोनों, और दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे। ये ए भी जुड़ सकता है, सी भी जुड़ सकता है, इस तरह से उसे बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड। अभी डिस्कस किया नहीं है, सिर्फ सिखाया है नाम से, अभी सिर्फ नाम लिखो। प्लस इसके बाद आता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहां पे 2 तरह से आता है हमारे पास। एक तो आते हैं क्लासिकल लिगेंड्स, एक तो आता है क्लासिकल लिगेंड, दूसरा आता है पाई एसिड लिगेंड्स। ये हैं नए जमाने के, मॉडर्न पाई एसिड लिगेंड्स। देखो इसको हम चर्चा करेंगे। क्लासिकल लिगेंड्स क्या होता है? क्लासिकल लिगेंड्स, क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया। क्लासिकल क्या करता है? क्लासिकल तो हमें भी पता है कि क्लासिकल लिगेंड्स कौन से होते हैं, बेटा बताओ जरा। क्लासिकल लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें मेटल को सिर्फ लिगेंड डोनेट करे, ये क्लासिकल लिगेंड्स। इसका काम है देने का और इसका काम है लेने का, ये पुराने जमाने की सोच है। मगर नए जमाने की सोच है कि जो दे रहा है वो भी ले रहा है। आजकल कुछ भी चल रहा है,
नए जमाने में कह रहे हैं कि जो मैं दूंगा भी और मैं लूंगा भी, तो इसका मतलब है नए जमाने का लिगेंड वो होता है जो डोनेट तो करता ही है मगर साथ में इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेता है। बोले मैं तुझे दूंगा तू मुझे दे दियो, मैं तुझे दूंगा तू मुझे दे दियो, दोनों तरफ से चल रहा काम भयंकर। आ गए ये डार्क वाले, आ गए 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 डार्क वाले आ गए भाई, डार्क वाले आ गए, है ना। तो मॉडर्न जो है वो इस तरह से चलता है। अब क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई, भाई सिग्मा तो पहले ही बन चुका है, मेरी बात समझ। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। और ये पाई कैसे बना, क्या लिगेंड ने डोनेट किया उसकी वजह से पाई बना, या लिगेंड ने एक्सेप्ट किया उसकी वजह से पाई बना? अरे जल्दी बता। एक बना इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट, दूसरा बना इसमें पाई कोऑर्डिनेट। एक बना इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट, पाई कोऑर्डिनेट को, पाई कोऑर्डिनेट इसको भूल जाओ एक बार के लिए, है वो। मगर ये नया क्या है, ये तो पुराना भी था, ये तो पुराने जमाने वाले भी कर रहे थे। इसे अलग क्यों माना गया, क्योंकि ये देने के साथ साथ लेता भी है बेटा। क्या चीज है जो पाई एसिड को अलग बनाती है, तो वो है क्या, डोनेशन, बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल। मेटल भी डोनेट करता है। क्या चीज इसे अलग बना रही है, तो ये वाला बॉन्ड इसे अलग बना रहा है बेटा, ये वाला बॉन्ड इसे अलग बना रहा है। इसे कहा जाता है बैक बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसे, बैक बॉन्ड। यही तो बॉन्ड इसे अलग बना रहा है। अब ये बॉन्ड में हो क्या रहा है, क्या लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? अरे भाई डोनेट वाले की बात मत करो, डोनेट ऊपर भी हो रहा है, डोनेट यहां पे भी हो रहा है, इन दोनों में ये चीज तो कॉमन है, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसका नाम पाई एसिड क्यों है, इसकी बात कर रहे हैं। तो फिर पाई एसिड नाम क्यों है, तो इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा फीचर है उसे करो। एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि ये वापस भी ले रहा है, यही तो एक्स्ट्रा फीचर है। उससे अलग क्या है, ये वापस ले रहा है। वापस ले रहा है तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हो तो उसे लुईस एसिड कहते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हो तो उसे लुईस एसिड कहते हैं। अब ये वापस ले रहा है, इस वजह से ये भी लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। पुराने जमाने में तो सिर्फ मेटल ही लुईस एसिड का काम कर रहे थे, मगर अगर मेटल से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई लिगेंड जो है कह रहे कि मैं भी ले लूंगा भाई, तेरी मदद कर सकता हूं, अगर तेरे पास एक्स्ट्रा है तो मुझे भी दे दियो, तो इसका मतलब है ये भी एक्सेप्ट कर रहा है फिर तो। अब ये एक्सेप्ट करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई। और एसिड, पाई क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पाई है। दिस इज पाई कोऑर्डिनेट विच इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग। दिस इज पाई कोऑर्डिनेट। इसे बॉन्ड बोला पाई, यहां से नाम आया पाई। ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने वाले को कहा जाता है लुईस एसिड, वहां से नाम आया एसिड। और लिगेंड को बोल दिया लिगेंड। इसका नया नाम पाई एसिड लिगेंड क्यों है, इसका नया नाम पाई एसिड लिगेंड क्यों है, ये नए वाले का नाम पाई एसिड क्यों है, क्योंकि यही तो चीज है जो इसे ऊपर वाले से अलग बना रही है। क्लासिकल भी दे रहा था, ये भी दे रहा है, मगर ये साथ में ले भी रहा है, और लेने की वजह से ही इसका नाम जो है वो क्या हो गया बेटा, अलग बन गया। पाई इसलिए क्योंकि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जब वापस ले रहा है, तो एसिड इसलिए क्योंकि लेने वाला लुईस एसिड कहलाता है, तो नाम हो गया पाई एसिड लिगेंड्स। आज के बाद नाम क्लियर होगा बेटा, ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, तो ये नए जमाने के लिगेंड है। ये जहां जहां मैं बताऊंगा वहीं वहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है बेटा। आपको अभी करना क्या है, वो आपको ये करना है, ये देखो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं इसमें, और होमवर्क क्या है, ये नोट करने हैं, आपको नोट करके लाने हैं। होमवर्क क्या है, नोट करने हैं आपको इनको। होमवर्क है कि इसको ऐसे कैसे नोट करके लाने हैं।
जो लिखा है बस नोट कर लो, आप उसको कर लोगे पक्का। 22 नंबर यहां पे मैं 22 नंबर ऐड कर लेता हूं, ठीक है, एक साथ लिख देता हूं उसको। कितने हैं ये माइनस वाले? 22 23 24, नहीं 22 23 ही है, ठीक है, हाँ 22 23 25 है। तो इसको मैं और ऐड कर लेता हूं इसमें, 22 23 24 25, यहां पे 21 तक तो पीछे है ही सही, ये देखो 21 तक तो पीछे है ही सही। कौन से हैं ये? सब एनाइनिक लिगेंड है, 21 तक तो एनाइनिक लिगेंड है सारे। अब मैं बाकी के भी ऐड कर रहा हूं, ऑक्जेलेट है ना, ऑक्जेलेटो ग्लाइसिनेटो, इस तरह से नाम लिख रहा हूं मैं, ऑक्जेलेटो ग्लाइसिनेटो। एक मिनट रुकना यार बेटा, आज क्या है कि गर्दन में अलग दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, स्टिफ हो गई है पूरी नेक जो है वो। बस एक मिनट दीजिएगा मेरे को। कल तो छुट्टी है, कल क्लास नहीं है। चलो लिख लेता हूं मैं ना, 22 नंबर पे लिख दो ऑक्जेलेटो, ठीक है। ऑक्जेलेटो होता है आपका C2O4 2-। अभी सिर्फ आपको ये नोट करना है, कल हम इसके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये सब, है ना। ऑक्जेलेटो होता है, ऑक्जेलेटो C2O4 2-। उसके बाद होता है ग्लाइसिनेटो, है ना, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बनता है ना, NH2CH2CO, NH2CH2 NH2CH2 C डबल बॉन्ड O, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ग्लाइसिनेटो होता है। के बाद आता है डाई मिथाइल ग्लायोक्सीमेटो, ये ओ तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब एनाइनिक होते हैं तो उनका सफिक्स ओ यूज करते हैं। जैसे ये ग्लाइसिनेट हैं तो हम इसका नाम ग्लाइसिनेटो बोल रहे हैं, ये ऑक्जेलेट हैं तो हम इसे ऑक्जेलेटो बोल रहे हैं, सफिक्स के साथ लिख रहे हैं हम इसको, है ना। तो ये होता है DMG नेगेटिव, इसका पूरा फॉर्मूला, ये बड़ी स्ट्रक्चर है तो इसलिए सिर्फ इसको इन शॉर्ट DMG नेगेटिव लिख दो, सिर्फ आप इसको इन शॉर्ट क्या लिखोगे हम इसको, DMG नेगेटिव, MG नॉट फॉर द मैग्नीशियम, ये इसका शॉर्ट नेम है DMG नेगेटिव, ठीक है भाई। फिर आता है EDTA4-, है ना, इथाइलिन इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको, ये भी बड़ी स्ट्रक्चर है, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं EDTA और 4-, क्या बोलेंगे इसको, EDTA4-, ठीक भाई। के बाद आता है 26 नंबर ACAC, है ना, एसिटाइलिन एसीटेटो, है ना, एसिटाइलिन एसिटाइल एसीटेटो, ऐसा बोल सकते हैं हम, एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइलिन नहीं, एसिटाइल एसीटेटो। नाम है, ओ तो इसलिए लगा रहे हैं, बच्चा पूछ रहा है ओ क्यों लगा रहे हो, बेटा वो तो नाम है ना, हमको लगाना पड़ेगा वो वाला नाम, उसका सफिक्स है, हमें ओ लगाना है जानबूझ के उसमें। एसिटाइल एसीटोनेटो, मुझे तो बोलने में ही दिक्कत आती। एसिटाइल एसीटोन एसीटोनेट होता है तो एसिटाइल एसीटोनेटो, एसी नेगेटिव। इनके फॉर्मूले वगैरह हम सब इनको डिस्कस करने वाले हैं हम, ये 22 से लेके 26 तक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा,
है ना। अभी आपको क्यों लिखवा रहा हूं, बिकॉज आप घर पे जब नोट करोगे ना, तो मैं चाह रहा हूं कि एनाइनिक वाले सारे एक साथ आ जाएं। ये सारे एनाइनिक है तो ये सारे एक साथ आ जाएं, तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। इनको देख, आप खुद देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो ये सब आगे हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये देख लो EDTA4- ये रहा पूरा, देखो ये सब आगे हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है अभी, तो हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं चाह रहा हूं कि नोट्स के अंदर एक साथ एनाइनिक आ जाए सारे, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं और हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। मगर नोट्स में एक सीक्वेंस अच्छी हो जाए कि यार एनाइनिक सारे एक साथ लिखे हुए हैं, नाम नाम एक साथ लिख दिए एनाइनिक, तो ये बड़े हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करना जरूरी है। ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें कौन डोनर एटम है, इसमें कौन डोनर एटम है, इसमें कौन कौन डोनर एटम्स हैं। इनके अंदर के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स गया भाड़ में, ये लिगेंड इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसमें डोनेशन कितने लोग कर रहे हैं, कितने डोनर हैं, क्या है, कौन कौन से डोनर एटम है, किसी में नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन है, या एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, ऐसे करके। तो वो हम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, वो कर लेंगे हम, ठीक है। और तो मैं ये चीज इसलिए यहां से हटा रहा हूं, ये देखो ये हटा रहा हूं, अभी आज हटा रहा हूं, अगली क्लास में समझाऊंगा बेटा। उसके बाद आता है न्यूट्रल लिगेंड। उसके बाद क्या आता है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड। ये देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है, बी वाला केस हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। ये सारे न्यूट्रल है, यहां पे इनके यूनिक नेम होते हैं, सफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि ये नाम एक्वा है तो इसमें कोई सफिक्स ओ यूज करने की जरूरत नहीं है, ये चलता रहेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही चलेगा बेटा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये चीज चलती रहेगी, ये सही है एकदम, ठीक है भाई। ये जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये आई कर देना इसको, यहाँ कई सालों से ये दिक्कत चलती हुई आ रही, ठीक है भाई। ये पायरिडीन है ना, और इसमें कोई ज्यादा, इसमें सारे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा एक और ऐड कर दो, डाइपिरिडिल, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक और ऐड कर लो इसमें, डाइपिरिडिल, DIPY लिखते हैं उसको, डाइपिरिडिल, ठीक है भाई, डाइपिरिडिल ज्यादा से ज्यादा है। और ये देखो कैटाइनिक गलती से बस दो ही है, 1 2, नाइट्रोसोनियम और हाइड्रेजेनियम। ये ईएम तो किसी भी कैटायन के पीछे लगता ही है, हमेशा याद रखना। जितने मेटल्स होते हैं ना जनरली, जितने मेटल्स जनरली बोल रहा हूं, मतलब 98% मेटल्स के नाम में ईएम लगता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना। क्यों लगता है, क्योंकि वो मेटल है तो मेटल की आदत होती है प्लस बनने की, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें होती है ना, उसमें ईएम नाम रहता है जनरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए लिख लो, हम आज के बाद इसके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि कैटाइनिक लिगेंड्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ 2 हैं, 2 गलती से, ठीक है भाई। चल, और डेंटिसिटी के बेस्ड पर हम मोनोडेंटेड हम कर चुके हैं, वैसे मोनोडेंटेड होते हैं, डेंटिसिटी 1 होती है। फिर यहाँ पे एक दो दूसरी चीज ऐड कर देना, डाइडेंटेड भी ऐड कर लेना इसमें, डेंटिसिटी 2 होती है तो इसको 3 कर देना, इसको 4 कर देना, इसको 5 कर देना, ठीक है। ये डेंटिसिटी 1 होती है, डेंटिसिटी इज मोर देन 2 कर लो, ठीक है। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, दोज लिगेंड विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम्स बट ऑल आर नॉट साइमल्टेनियसली फंक्शनल। सारे एक साथ डोनेट नहीं करते हैं, बता दिया मैंने आपको, बता दिया ना कि सारे एक से ज्यादा डोनर तो होंगे, मगर एक बार में एक ही डोनेट करेगा, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये आ गई डेफिनेशन। अब इसको टेक्निकल की, ऐसे लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा डोनर तो हैं मगर सारे एक साथ फंक्शनल नहीं है। सारे एक साथ फंक्शनल मतलब सारे एक साथ डोनेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या थी, 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग, वही प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसीलिए है मगर एक बार में एक ही देगा, या तो वो देगा या ये देगा। तो इनकी क्या होती है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की मेटल के साथ लिंकेज चेंज हो जाता है, कि भाई एक मान लो NO2 है, क्या लिखा हुआ है, मान लो NO2- लिखा हुआ है। अब NO2- में नाइट्रोजन भी डोनर है,
और ऑक्सीजन भी डोनर है, मगर प्रॉब्लम वही है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम। अब ये तीन एटम है तो रिंग तो चार की बनेगी, तो दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, या तो नाइट्रोजन मेटल से जुड़ेगा या ऑक्सीजन मेटल से जुड़ेगा, मगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मेटल से एक साथ नहीं जुड़ेंगे। वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तीन ही तो एटम है इसमें, तीन एटम है तो रिंग कितने की बनेगी? चार की बनेगी। समझ गए बात? तो ये हमारे पास, केवल डेफिनेशन लिख लो, आगे समझ आ जाएगा। फ्लेक्सीडेंटेड मतलब वेरिएबल डेंसिटी रखता है। जैसे ये सल्फेट है, जहां पे स्टार लगा रखा है ना, स्टार, स्टार वाला मतलब मेन डेंसिटी है जो हम मानना है। सल्फेट हो चाहे कार्बोनेट हो, हमें मोनोडेंटेड मानना है। ये जैसे ईडीटीए है, ईडीटीए अपनी 6 जगह से और 4 जगह से, दोनों जगह से बॉन्डिंग कर सकता है, या तो 6 बॉन्ड बना लेता है या 4 भी बना सकता है। मगर मैंने जो सर्कल बनाए हैं वो उसकी मेन जो है ना, मेन डेंसिटी है, जिसमें मोर देन 95% टाइम पे आपको जो कंपाउंड मिलेंगे जनरली, जो जनरल डेंसिटी है वो तो नॉर्मल है, 1 1 6, मगर ये कभी 2 2 और 4 बना सकता है। रेयर कोई कंपाउंड देखे, ये है नहीं वैसे आपके एनसीईआरटी में, तो इसकी चिंता करना मत, ये एनसीईआरटी में नहीं है। भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, तुम्हारी आदत ही खराब होती है कि जो चीज तुम्हें लग रहा है कि टीचर सबसे कम पढ़ा रहा है, इसका मतलब है टीचर को नहीं आती है, ये भगा रहा है, तो इसी में से सवाल पूछो, तो वो ईगो पे आ जाती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले ही लिख लिया ले, एनसीईआरटी में नहीं, अब क्या करेगा तू ईगो पे लेके। और ये अभी हम कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक्सेप्टेंस, ये क्लासिकल है, ये नॉन क्लासिकल है जिसे हमने मॉडर्न बोल दिया था। पाई एसिड लिगेंड्स हैं ये क्या है बेटा? पाई एसिड लिगेंड्स हैं। और भी होते हैं इसमें, जैसे C6H5 माइनस भी होता है ना, C6H5 नेगेटिव भी होता है, और भी होने को बहुत सारे होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिर्फ ये देख लो तुम तो, है ना। इनको हम मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न मतलब ये देने के साथ साथ वापस लेते भी हैं, ये देने के साथ साथ वापस लेते भी हैं बेटा, ठीक है। आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्योंकि आज तो मैंने यही दिया है, ठीक है, आज तो यही किया है। तो चले भाई आगे। इसे रहने ही दो यार, तुम्हें दुखी करेगा ये, रहने दे, परेशान हो जाओगे। तो आगे जाके जब बहुत समझ आने लग जाएंगी चीजें, जब अलग से करा दूंगा मैं, उसे हटा ही देना। वो दोनों काम करता है, इसलिए हटा दिया मैंने उसे, उसके डबल रोल है, वो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दोनों की तरह चलता है, ठीक है। अपने को अभी बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, हैवी, ठीक है भाई। होमवर्क दे के जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ बस। क्या होमवर्क है? होमवर्क की स्लाइड ही नहीं है हमारे पास। चलो होमवर्क की स्लाइड दे के जाऊंगा, बाद में नोट कर लेना। क्या बोल, होमवर्क दे के जाऊंगा, नोट्स में से निकाल देना, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर एंड, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा एक होमवर्क देके जाऊंगा। सबके ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है बेटा। चलो, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी डेंसिटी कितनी है, कितना क्या है ना, मैं बता दूंगा। चार्ज कितना है एटलीस्ट ये तो आपको पता लग ही जाएगा, आप चार्ज तो पता लग ही जाएगा इनको देख के कि किस पे कितना चार्ज है। तो आप कर सकते हो होमवर्क। चलिए मिलेंगे हम कब? अब तो मेरे ख्याल से अगले सोमवार को, है ना, क्योंकि कल क्लास है नहीं, उसके बाद होती नहीं है, तो सोमवार को मिलेंगे। अच्छा खासा समय है, कुछ नहीं तो ये लिगेंड्स की लिस्ट भी याद कर लेना, काफी है, ठीक है। और अगले सोमवार को मिलेंगे, तब तक एक लंबे अंतराल के बाद हम मिलने वाले हैं, क्लास आने वाली है, रिवाइज करके आना दोनों लेक्चर जिस दिन आओ। और ये जो गैप आ रहा है अच्छा खासा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर लेना बेटा। मेरे तो 2 ही चैप्टर डिमांड कर रहा हूं मैं 11वीं क्लास के, और से उससे ज्यादा तो है भी नहीं, तो ये ना कर लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। शनिवार वाली नहीं लूंगा, मैंने हटा दी उसको। आपको एक नया आया होगा शेड्यूल प्लानर, मगर मैंने हटाया है उसे। मैंने कहा है कि या तो देनी है तो चारों एक साथ दो,
बीच में 2 दिन की छुट्टी देके मेरे को एक क्लास मत दो, या तो फिर 3 ही दो, या देनी है तो 4 एक साथ दो। भाई 3 दो, फिर आपको गुरुवार शुक्रवार की क्लास नहीं होगी, फिर शनिवार को होगी, तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, उसका शेड्यूल बिगड़ता है। तो मैंने हटवा दी।